अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अलीन जाक मारा गया था जबकि द्रगोस को पकड़ लिया गया था और अरतुल साहब ने उसे बहुत पीटा था। इसके बाद उसे सोगत के कैदखाने में बंद कर दिया गया था। इस किस्त के आगाज़ में उमर कबीले का मंजर सामने आता है। बेबौलत अपने आप से कह रहा था, मेरे दुश्मन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं एक दफ़ा फिर जीत गया। जब अरतुल मेरी शनाख्त जानेगा तब मेरी तलवार उसके सर पर होगी। इतने में बातुर इजाज़त लेकर अंदर आता है और कहता है, जो आदमी तुर्गत के पीछे गए थे वो सब मारे गए हैं सरदार। एक जख्मी था, उसे कबीले लाया जा रहा है। बेबौलत कहता है, वो बेवकूफ़ तुर्गत को भी ना मार सके, उस जख्मी का इलाज करो लेकिन किसी को उससे मिलने मत देना। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, सोगत से खबर आई है सरदार, अरतुल साहब ने आपको बुलाया है, उन्होंने द्रगोस को पकड़ लिया है। यह सुनकर बेबौलत परेशान हो जाता है और फिर खड़ा होकर कहता है, तो वो बेवकूफ़ पकड़ा गया, हमने अलीन जाक से छुटकारा हासिल किया था और अब अरतुल ने द्रगोस को पकड़ लिया। अगर द्रगोस ने हमारे इत्तेहाद के बारे में बता दिया तो ये सरजमीनें मैदान जंग बन जाएंगी। बातुर कहता है, अगर उसने बता दिया कि आप अलबास्ती हैं तो फिर क्या होगा सरदार। बेबौलत कहता है, मैंने अलबास्ती को मार दिया था और अरतुल ने अपनी आंखों से देखकर यकीन कर लिया था, लेकिन फिर भी द्रगोस को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई हैं बातुर अल्प, या तो वो हमें तबाह कर देगा या फिर हम मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा कर देंगे। मेरा घोड़ा तैयार करो। यह सुनकर बातुर बाहर निकल जाता है। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। अरतुल साहब कह रहे थे, द्रगोस का मुर्दा होने से ज़्यादा उसका ज़िंदा रहना हमारे लिए कीमती है। अलबास्ती और किले वाले दोनों उसे बचाने की कोशिश करेंगे और यही हम चाहते हैं। अगर बेबौलत वाकई अलबास्ती हुआ तो वो द्रगोस से मिलने के बाद हरकत में आएगा, वो किले वालों के साथ मिलकर हम पर हमला करेगा। इस तरह साबित हो जाएगा कि वो अलबास्ती है। फिर अरतुल साहब कहते हैं, हम कल सोगत में तैयारियां शुरू कर देंगे अब्दुर्रहमान, एक ही झटके में हम अलबास्ती, द्रगोस और किले वालों को तबाह कर देंगे और हमारा असल मकसद भी यही है। कल तमाम गद्दार बेनकाब हो जाएंगे। इसी दौरान बेबौलत भी अपने सिपाहियों के साथ सोगत पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद वो अरतुल साहब के कमरे में पहुंच जाता है और कहता है, अरतुल साहब, आपने मेरे बाबा के कातिल द्रगोस को पकड़ लिया है, कहाँ है वो। अरतुल साहब कहते हैं, थोड़ा सब्र करो बेबौलत साहब, वो कैदखाने में है। घंटी वाला ही असल में द्रगोस था। यह सुनकर बेबौलत जानबूझकर हैरानगी का इजहार करता है और कहता है, वो कुबड़ा आदमी कैसे ऐसा कर सकता है। अरतुल साहब कहते हैं, वो कुबड़ा नहीं था, उसे देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी बेबौलत साहब। बेबौलत कहता है, मुझे अपने बाबा का इंतकाम लेने की इजाज़त दें अरतुल साहब। अरतुल साहब कहते हैं, इन सरजमीनों पर हम इंसाफ कायम करते हैं, इंतकाम नहीं। उस गलीज़ को कल तमाम लोगों के सामने मौत की सज़ा दे दी जाएगी। बेबौलत कहता है, कल क्यों अरतुल साहब, अभी क्यों नहीं। अरतुल साहब कहते हैं, क्योंकि मैं उससे कुछ मालूमात लेना चाहता हूँ, वो मुझे बताएगा कि वो किस किस के साथ मिलकर काम करता है। यह सुनकर बेबौलत सोच में पड़ जाता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आप सही कह रहे हैं, पहले हमें उससे तमाम राज जान लेने चाहिए। फिर अरतुल साहब कहते हैं, लेकिन पहले आप उससे मिल सकते हो, आप उसे मार नहीं सकते लेकिन उसके चेहरे पर थूक ज़रूर सकते हो। अब्दुर्रहमान, बेबौलत साहब को इनके बाबा के कातिल के पास ले जाओ। यह सुनकर बेबौलत और अब्दुर्रहमान बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में सिरमा बिलगे के पास पहुंचती है और कहती है, सिपाहियों ने मुझे बताया है कि अरतुल साहब ने द्रगोस को पकड़ लिया है। यह सुनकर बिलगे खुश हो जाती है। फिर सिरमा कहती है, तुम्हें पता है वो कौन था, वो घंटी वाला था। यह सुनकर बिलगे हैरान परेशान हो जाती है और उसके जहन में वो ख्याल आता है जब शुरू में वो उससे अरतुल साहब के बारे में मालूमात लेती थी। यह सोचकर बिलगे कहती है, कोई उसका असल चेहरा कैसे ना देख सका। सिरमा कहती है, हमारे बाबा का कातिल पकड़ा गया है, अब हमारा हक है कि हम उसका अंजाम अपनी आंखों से देखें। इतने में कबीले का ढोल बजता है। बातुर एक जख्मी सिपाही को लेकर कबीले में पहुंच गया था। उस जख्मी सिपाही को देखकर बिलगे के जहन में ख्याल आता है जब लड़ाई के दौरान एक आदमी को उसने देखा था। यह सोचकर वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ सोगत के कैदखाने में द्रगोस मौजूद था। इसी दौरान अब्दुर्रहमान पीछे खड़ा होकर बेबौलत को द्रगोस की तरफ भेज देता है। बेबौलत द्रगोस के सामने पहुंचता है तो वो आहिस्ता से कहता है, अलबास्ती, मेरा ख्याल नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। अरतुल समझ रहा है कि सोगत का हुक्मरान वो है, उसे बताओ कि जब तक कमांडर द्रगोस जिंदा है तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। बेबौलत ड्रामा करते हुए कहता है, तो मेरे बाबा को तुमने कत्ल किया था, मैं तुम्हारा खात्मा करने वाला हूँ, अब अरतुल साहब के इंसाफ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। बेबौलत ऐसा इसलिए कह रहा था ताकि अब्दुर्रहमान को उस पर शक न हो। फिर द्रगोस खड़ा होकर बेबौलत के पास आ जाता है। बेबौलत ऊंची आवाज़ में कहता है, तुम्हारा साथी अलबास्ती मारा गया है, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। द्रगोस आहिस्ता से कहता है, तुम मेरे सिपाहियों को नहीं जानते, वो कभी भी हार नहीं मानते और ख़ास तौर पर कमांडर द्रगोस के लिए। अरतुल जानता है कि अलबास्ती नहीं मरा, अगर तुमने मुझे ना बचाया तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम अलबास्ती हो। इतने में बेबौलत उसे पकड़ लेता है और आहिस्ता से कहता है, आखिरी लम्हे तक इंतजार करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर बेबौलत ड्रामा करते हुए बुलंद आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, बिज़ंतीनी कुत्ते, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। यह सुनकर अब्दुर्रहमान और सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और बेबौलत को खींचकर पीछे कर देते हैं। बेबौलत कहता है,
मुझे माफ़ करना अब्दुर्रहमान अल्प। मैं इसे देखकर अपने गुस्से को काबू न कर सका। इसके बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते बेबोलत मुस्कुराते हुए द्रगोस को इशारा करता है। द्रगोस भी मुस्कुराने लगता है। दूसरी जानिब उमर कबीले में एलबिलगे उस खेमे की तरफ बढ़ रही थी जिसमें उस जख्मी सिपाही को रखा गया था। इतने में बातुर बाहर निकलता है। एलबिलगे पूछती है, कौन है वो आदमी बातुर अल्प? बातुर कहता है, वो हमें रास्ते में मिला था, डाकुओं ने उस पर हमला किया था और वो जख्मी था। एलबिलगे पूछती है, क्या तुम उसे जानते हो? बातुर कहता है, नहीं, वो एक ताजिर है। एलबिलगे कहती है, वो मुझे ताजिर नहीं लगता, मैं जाकर उसे मिलती हूँ। बातुर उसे रोक लेता है और कहता है, सरदार का हुक्म है कि किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। एलबिलगे कहती है, मेरा भाई उस जख्मी ताजिर को क्यों छुपा रहा है? बातुर कहता है, मैं सरदार के हुक्म पर सवाल नहीं उठाता एलबिलगे खातून, आप खुद उनसे बात कर लें। यह सुनकर एलबिलगे वापस मुड़ जाती है। दूसरी जानिब सोगत में बेबोलत बाहर सहन में मौजूद था। इतने में एक सिपाही आकर उसे खत देता है। बेबोलत उसे खोलकर पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, आज शाम को मैं खुफिया जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, कमांडर ब्रानस। ये पढ़कर बेबोलत दिल में कहता है, बहुत अच्छे, वैसे भी मैं तुम्हारी ही तरफ आने वाला था। इसके बाद वह घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। इसी दौरान अरतुल साहब कैदखाने में द्रगोस के पास पहुंच जाते हैं। फिर द्रगोस कहता है, रहमदिल और इंसाफ करने वाले अरतुल, तुम उस कैदी के लिए आखिरी खाना लाए हो जिसे तुम मौत की सजा देने वाले हो, या फिर तुम मुझसे बात करने आए हो? अरतुल साहब कहते हैं, मुझे तुमसे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया द्रगोस। तुम्हारी वजह से मैं अमीर बाउद्दीन और अलिन जग से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हुआ, और सोना भी मुझे तुम्हारी वजह से मिला था। द्रगोस कहता है, हम दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे हैं अरतुल। मैंने अपने मकसद के लिए अपने शहनशाह के खिलाफ बगावत की और तुम अपने मकसद के लिए मंगोलों से लड़ रहे हो, लेकिन ये मत सोचना कि तुम जीत गए हो। जानते हो मैं तुर्कों पर क्यों एतमाद करता हूँ? क्योंकि जब तुम लोग आपस में मुत्तहिद हो तो तुम्हें हराना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन जब तुम एक दूसरे के खिलाफ हो तो खुशी से एक दूसरे के सार उतारते हो। तुम ये जानते हुए मरोगे कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था। अरतुल साहब कहते हैं, एक बहादुर दुश्मन जुर्रत के साथ मेरे सामने खड़ा होता है, लेकिन तुम भेड़ की खाल में एक गीदड़ और आदमी की खाल में एक सांप थे। तुम किसी तरह के रहम के हकदार नहीं हो। द्रगोस कहता है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? अरतुल साहब कहते हैं, ताकि तुम ये जानकर मार सको कि मैं तुम्हारे उस शैतानी निज़ाम को तबाह करने वाला हूँ जो तुम सोगत में कायम करना चाहते थे। मैं तुम्हारे किले और सिपाहियों को तबाह कर दूंगा। इसके अलावा तुम्हारी मौत मुझे अलबास्ती देगी। आज तुम्हारी आखिरी रात है। यह कहकर अरतुल साहब बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद द्रगोस दिल में कहता है, अगर मैं मरा तो अकेला नहीं मरूंगा अरतुल, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। काई कबीले के मरकजी खेमे में आयमा खातून पूछ रही थी, बामसी कैसा है अफसा बेटी? अफसा कहती है, मैं बामसी के बारे में परेशान हूँ आयमा वालदा, वो दीवानों की तरह खेमे के अंदर घूम रहा है। वो सरदार की बात ना मानने का जिम्मेदार खुद को समझ रहा है। आयमा खातून कहती हैं, बामसी की इस हरकत ने हम सब को चौंका दिया है। बेशक ये सब उसने अपने बेटे के लिए किया है, लेकिन उसे थोड़ा सब्र करना चाहिए था। अफसा कहती है, आप सही कह रही हैं वालिदा, लेकिन पहले बामसी को सिपा सलार के ओहदे से हटा दिया गया, फिर उसका बेटा अगवा हो गया। इस सूरत हाल में वो कैसे सब्र कर सकता था? आयमा खातून कहती हैं, आखिरी फैसला सरदार का है, बामसी की सज़ा का फैसला वही करेंगे। अफसा कहती है, लेकिन बामसी कोई मुश्किल सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा आयमा वालदा, वो इस कबीले में नहीं रह सकेगा। फिर हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं होगा कि हम कहीं और जाकर रहें। आयमा खातून कहती हैं, यह काई कबीला है अफसा, यह कोई मेहमान खाना नहीं जहाँ आप अपनी मर्जी से आओ और जा सकें। अगर तुम लोगों ने जाने का फैसला कर लिया तो फिर तुम हमारे प्यार से महरूम हो जाओगे और दोबारा तुम्हें हमारे दिल में जगह नहीं मिलेगी। अब जाओ और एक माँ और बीवी बनो और सरदार के फैसले का इंतज़ार करो। अफसा जाने लगती है तो अरतुल साहब अंदर दाखिल होते हैं। आयमा खातून खुश आमदीद कहती हैं। बैठने के बाद अरतुल साहब कहते हैं, खैर है वालिदा? अफसा खातून गमगीन लग रही थी। आयमा खातून कहती हैं, वो बामसी के बारे में परेशान थी बेटा, हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। अरतुल साहब कहते हैं, सरदार के खेमे में आकर कोई भी अपने प्यारों के लिए नाजायज़ फ़ायदा नहीं तलब कर सकता वालिदा। अगर ऐसे हमने गलती करने वालों को माफ़ कर दिया तो हम अपने पूरे कबीले के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। बामसी को हर हाल में अपनी गलती की सज़ा मिलेगी। दूसरी तरफ द्रगोस के खुफिया गार में किले के कुछ कमांडर मौजूद थे जो बेबोलत का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बेबोलत वहाँ पहुँचता है तो कमांडर ब्रानस कहता है, क्या आपने सुना है जो हुआ है बेबोलत? बेबोलत कहता है, सुना है, मैं अभी अभी कमांडर द्रगोस से मिलकर आया हूँ। ब्रानस कहता है, हम जानते हैं कि आप अलबास्ती हो, हम कमांडर द्रगोस के साथ होने वाले आपके मायदे के साथ वफादार रहेंगे। आपका राज हमारा राज है। बेबोलत कहता है, अरतुल कल सोगत में कमांडर द्रगोस को मौत की सजा देने वाला है, हम उसे बचा लेंगे। हम ऐसा सिर्फ द्रगोस के लिए नहीं बल्कि अरतुल के खात्मे के लिए भी करेंगे। ब्रानस कहता है, अगर हम मिलकर लड़े तो तुम अपने बाबा के कातिल से इंतकाम ले सकते हो। हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं बेबोलत साहब। बेबोलत कहता है, मैं भी तैयार हूँ, मैं और मेरे सिपाही आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है,
तुम लोग मेरे हुक्म पर हरकत में आओगे। मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। हम सजा वाली जगह पर दिन की रोशनी में हमला करेंगे। ब्रानस कहता है, यह मुमकिन नहीं है। डिबोलत कहता है, तुम लोग ताजरों के बेस में सोगत में दाखिल होगे और सजा वाली जगह पर पहुँचोगे। फिर हम अचानक हमला कर देंगे। मैं भी वहीं मौजूद हूँगा। पहले तुम लोग हमला करोगे। जब अर्तुल और उसके सिपाही तुम लोगों से लड़ रहे होंगे तो फिर मैं अर्तुल की पीठ में खंजर घोंप दूंगा। यह सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुल साहब कह रहे थे, ड्रैगोस को बाहर लाने से पहले हर तरफ सिपाही तैनात कर देना अब्दुर्रहमान। हमारे सिपाही आम आदमियों के बेस में होने चाहिए। मुमकिन है कि ड्रैगोस के आदमी भी बेस बदल कर आएँ, शायद ताजर बनकर। सोगत में दाखिल होने वाले तमाम ताजरों का ताकुब करना और उन्हें नज़रों से दूर मत होने देना अब्दुर्रहमान। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, हमारे सिपाही सुबह सवेरे से किले वाले रास्ते की निगरानी करेंगे। किले से निकलने वाला कोई भी शख्स वापस किले में नहीं जा सकेगा। फिर हम मुकम्मल तौर पर किले को फतह कर लेंगे। तुर्गत पूछता है, बामसी के बारे में क्या ख्याल है सरदार? इतने में हकीम आर्तू कहता है, बामसी अपनी गलतियों की संजीदगी को जानता है सरदार। वो अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा है। अर्तुल साहब कहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गफलत शर्मिंदगी से माफ़ नहीं होती। गलती की एक कीमत होती है। बामसी को फ़ौरन यहाँ लाओ अब्दुर्रहमान। यह सुनकर अब्दुर्रहमान बाहर निकल जाता है।